नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस न्यूज़पेपर्स को पढ़ पाएँ और उनके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को समझ पाएँ और आपको टाइम नहीं मिलता है या आपको दिक्कत होती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम रोज़ अच्छे बढ़िया आर्टिकल्स उन्हें डिस्कस करते हैं और उनके कॉज और इफ़ेक्ट को भी डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पर और हमारी इकॉनमी पर। शुरुआत करते हैं आज एक कह सकते हैं G20 समिट के न्यूज़ से। ऑल्दो आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स में अभी क्या चल रहा है इंडिया में। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से न्यूज़ से G20 के बारे में आई है। यहाँ पर इंडिया ने प्रपोज किया था कि वो चाहता है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बने। ये है बेसिकली UPI जो ग्लोबल बने। तो इंडिया चाहता है ग्लोबली UPI यूज़ कर पाए। अभी इंडिया ने फ्रांस के साथ भी कोलैबोरेट किया। आप फ्रांस में भी कुछ दिनों में पे कर पाएंगे UPI और रुपए कार्ड से। इसके अलावा आप सिंगापुर में ऑलरेडी सिंगापुर के साथ हमारा कोलैबोरेशन है और कुछ छोटी कंट्रीज़ के साथ। बट यहाँ पे G20 में बड़ी कंट्रीज़ जो हैं, यूरोप, US, कनाडा, इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया डिस्कस करना चाहता है कि किस तरीके से जो हमारा NPCI है ये हेल्प करे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में, जहाँ पर हम ईजिली एक दूसरे को पेमेंट कर पाएँ तुरंत और वो सेव भी हो, जैसा हमारा UPI है। लेकिन यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिल रही है। अब आप देखिए किससे। अब हमें पुशबैक मिल रहा है कुछ डेवलप्ड कंट्रीज से, और डेवलप्ड कंट्रीज ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि इससे जो हमारे प्राइवेट पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, जिनकी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, उन्हें कहीं नुकसान ना हो जाए या उनके बिजनेस को फ़र्क ना पड़े, उनका ग्रोथ कम ना हो जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि अब तो और ज़्यादा डेली ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, वो पेमेंट जो है UPI से करना चाहती हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना चाहती है अपनी कंट्री में। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे सिंगापुर पेमेंट सिस्टम था, UAE के साथ भी हमारा एग्रीमेंट हुआ, फ्रांस के साथ हुआ एक्सपैंड करना वहाँ पर भी UPI का। एंड कोई रीसेंट डेटा अवेलेबल नहीं है मार्केट शेयर का, लेकिन अगर देखें कि अमेरिकन प्राइवेट पेमेंट नेटवर्क्स हैं जैसे कि वीज़ा और मास्टर कार्ड, वो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि इंडिया में मार्केट शेयर लूज़ करने लग गए थे जब UPI जैसे ही आया था और हमारा इंडिजिनस पेमेंट सिस्टम डेवलप हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब 65% ऑफ पेमेंट जो है ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो शेयर है UPI का, वो अग्रेसिवली बढ़ रहा है इंडिया में। एंड कोई भी क्यू कार्ड्स यूज़ करना चाहेगा, तो अगर आप सिर्फ अपने फ़ोन से पे कर सकते हैं और फ़ोन हर जगह आप कैरी भी कर सकते हैं, ऑल्सो ये बिल्कुल सेफ़ है। तो यहाँ पर एक तरीके से लॉबिंग भी हो रही है, आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, क्योंकि लॉबिंग कल्चर है स्पेशली US में। तो कोई अच्छी इनोवेशन भी आनी होती है, लेकिन अगर वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर उनके ग्रोथ को या उनके प्रॉफिट को फ़र्क पड़ रहा होता है तो उसे दबा दिया जाता है। आप ये सोचिए, गूगल पे इंडिया में है, लेकिन गूगल इसे US में क्यों नहीं लॉन्च कर रहा? US में क्योंकि आप देख सकते हैं वीज़ा, मास्टर कार्ड, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ का दबदबा बहुत ज़्यादा है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म इनोवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हम मानते हैं। लेकिन जब एक दो कंपनीज़ के पास इतनी ज़्यादा पावर और मार्केट शेयर आ जाए, तो वो उस सेक्टर में ग्रोथ को दबाने लगती, इनोवेशन को हिंडर करने लगती हैं। क्योंकि जो भी इनोवेशन आ रहा है उससे उन्हें खतरा है, अगर वो खुद उस इनोवेशन का हिस्सा नहीं है तो। और ऐसा ही देखा जा रहा है वहाँ पर। तो US में आज भी लोग कार्ड्स लेकर जाते हैं, हर जगह कार्ड से ही पे करते हैं। इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। मे बी इंडिया अगर पर कैपिटा देखा जाए तो शायद ज़्यादा स्मार्टफोन्स हो, ज़्यादा रीच हो वहाँ पे इंटरनेट की भी, लेकिन फिर भी इन वजहों से वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी UPI की नहीं आ पा रही है, जस्ट बिकॉज कुछ बड़ी कंपनीज़ को नुकसान होगा। अब आते हैं सेक्टरल न्यूज़ पर। आज हम सेक्टर कवर करने वाले हैं कई सारे, तो उनमें सबसे पहला जो सेक्टर है वो है IT। अभी भी कहना है एक आर्टिकल का कि मैक्रो अनसर्टेनिटीज में कीप IT हायरिंग इन स्लो लेन दिस फिस्कल ईयर। मैक्रो अनसर्टेनिटीज, मैक्रो का मतलब क्या हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब आप देख सकते हैं कंट्री या ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक्स है, हम उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ग्लोबल की बात करेंगे, क्योंकि IT सेक्टर पैसा कमाता है US और यूरोप से, और वहाँ की इकोनॉमीज ग्रो नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए इंडिया में भी IT के शेयर्स आप देखेंगे अब जाकर उन्होंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट वीक में, और वो भी क्योंकि उनका अपना खुद के रिजल्ट्स उनके अच्छे थे बड़े प्लेयर्स के, राइट। और उसके बाद US में भी एक दो डेटा जो था जिससे फ्यूचर आउटलुक बेटर हुआ है, बट वो सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, उसके बेसिस पे ये हुआ है।
तो आप देखें कि आईटी में जो हायरिंग है, जॉब्स हैं, वो इस साल भी इनका मानना है कि स्लो रहने वाली है। इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर विटनेस करेगी सड्यूड हायरिंग, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट या स्लो हायरिंग इन 2023-24, क्योंकि मैक्रो अनसर्टेनिटीज़ जो है वो डिमांड को अभी भी इम्पैक्ट करेंगे। इनकी जो डिमांड है अभी भी वो इम्पैक्टेड रहेगी, जैसे कि क्लाइंट्स या तो पॉज करेंगे स्पेंडिंग या फिर स्टॉप करेंगे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, ये कहना है ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स का। तो टू बिगिन विथ, अनलाइक अर्ली ईयर्स, जैसे कि जो 3 लार्ज प्लेयर्स आईटी में हमारे कौन कौन से हैं, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, इन्होंने कोई भी नई हायरिंग टारगेट्स नहीं दिए हैं इस साल। आप देखेंगे कि हायरिंग टारगेट उन्होंने कहा है कि सब कुछ डिपेंड करता है डिमांड के एनवायरनमेंट पे। तो हर साल इनके प्रोजेक्शंस होते थे, टारगेट्स होते थे, लेकिन अब सब होल्ड पर है। वो कह रहे हैं कि जब डिमांड आएगी हम तब देखेंगे कितना बढ़ाना है, उसके बाद फिर हम और वेट करेंगे, फिर अगर डिमांड अच्छी हुई तब हम और हायर करेंगे। ये अग्रेसिवली हायर नहीं करना चाहते, ओवर हायर नहीं करना चाहते जैसा इन्होंने कोविड के वक्त किया था। तो कह सकते हैं ये अभी थोड़ा प्रूडेंट है इस वक्त। टीसीएस जो अग्रेसिवली हायर करता रहता है हमेशा, यहाँ पे भी एक नॉमिनल इंक्रीज हुआ है हेडकाउंट का। इन्होंने सिर्फ 523 एम्प्लॉयज़ ऐड किए हैं फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि बहुत कम है इतनी बड़ी कंपनी के लिए, क्योंकि टीसीएस दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयज़ में से एक है। तो ये कह सकते हैं कि एक थोड़ा वरिंग पॉइंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि क्योंकि आईटी में इतना डिमांड भी था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो पिछले 4 साल में जिन्होंने कॉलेजेस ज्वाइन किया है उन्होंने आईटी और कंप्यूटर साइंस लिया है। ऑफकोर्स क्योंकि इस सेक्टर में अभी भी बहुत पोटेंशियल है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म में लोगों को दिक्कत ज़रूर आएगी, स्पेशली जो अभी कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना होगा इस बात का कि क्योंकि तब सप्लाई बहुत कह सकते हैं कांस्टेंट थी और डिमांड अचानक से बढ़ी कोविड के बाद, और अब देख सकते हैं कि डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई बहुत जो बढ़ गई थी वो अभी भी बढ़ ही रही है। तो यहाँ पे हमेशा जो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है वो हर जगह काम करता है, वैसे ही जॉब्स में एंड आप कह सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा और देखना होगा कि किस तरीके से आगे यूएस और यूरोप का इकोनॉमिक डेटा आता है। इसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर, ये है ऑटो एक्सपोर्ट्स के बारे में। ऑटो एक्सपोर्ट्स स्किड 28% इन जून क्वार्टर। 28% हमारे ऑटो एक्सपोर्ट्स कम हो गए। ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल, यहाँ पर हम ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, और ये स्किड हुए हैं 28%, ड्रॉप आया है 28% का जून क्वार्टर में। तो अब देखिए हमारी एग्जिस्टिंग जो कह सकते हैं कंज्यूमर डिमांड है वो तो बहुत बढ़िया है, इंडिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो भी कंपनीज बाहर से पैसा कमाती हैं, बाहर एक्सपोर्ट करती है, उन्हें दिक्कत आ रही है, क्योंकि बाहर कह सकते हैं ज़्यादातर जगहों पर अभी इकोनॉमिक आउटलुक बहुत अच्छा नहीं है, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूएस हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या फिर यूरोप। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए भी, तो मीडियम टर्म में ये इशू ज़रूर रहने वाला है, जब तक कि कुछ सॉलिड आप कह सकते हैं कि ऐसा इकोनॉमिक डेटा नहीं आता कि हम सॉलिड एजर्शंस दे पाएँ कि नहीं अब जो है ये रिवर्सल हो चुका है, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी ग्रो करेंगी, यहाँ पर भी डिमांड बढ़िया ग्रो होगा, तब तक यहाँ पर इनके एक्सपोर्ट्स में इश्यूज़ रहेंगी। तो जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं एक बार उन पे ज़रूर नज़र रखें। तो ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया डिक्लाइन 28%, अप्रैल जून पीरियड की बात हो रही है, ये एक क्वार्टर की, एंड ये इसका एक रीज़न है मॉनेटरी क्राइसिस अफ्रीका में और कुछ दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी। ये जो लेटेस्ट डेटा है शेयर किया गया है बाय इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जिसे हम सियाम कहते हैं। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हमारे रहे हैं 10,32,450 यूनिट्स के करीब फर्स्ट क्वार्टर में, एज कम्पेयर टू 14,25,970 यूनिट्स लास्ट ईयर। इसी क्वार्टर में करीब 14.5 लाख के करीब रहे थे हमारे सेल्स एक्सपोर्ट्स, और अभी 10.5 लाख के करीब हो गए हैं। तो काइंड ऑफ ये कह सकते हैं थोड़ी टेंशन वाली बात है, कंसर्न्स वाली बात है, जो उन कंपनीज़ के लिए स्पेशली जो काफ़ी एक्सपोर्ट करती हैं, अच्छा रेवेन्यू उनका एक्सपोर्ट से आता है। जितने व्हीकल सेगमेंट्स है सब में ही ड्रॉप आया आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि एक तो करेंसी डिवैल्यूएट हुई है काफ़ी सारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में, जैसे कि अफ्रीका या दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज। अब करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, करेंसी की वैल्यू ही कम हो जाना। अब देखिए ये कितना बड़ा कंसर्न होता है, आप जब बिजनेस इंटरनेशनली रन कर रहे हैं तो आपको कितनी चीज़ों के बारे में सोचना है। आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, लेकिन सामने वाली कंट्री में किस तरीके का अभी कह सकते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन है। जैसे पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तानी रूपी इतनी जल्दी डिवैल्यू हुआ, डिप्रिशिएट हुआ डॉलर के अगेंस्ट, कि वहाँ पे ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, मॉनेटरी क्राइसिस। टर्की लीरा वहाँ की करेंसी है, टर्किश लीरा, एंड वहाँ पे भी देखिए कि
बहुत ही ज़्यादा डिवैल्यू हो गई वहाँ की करेंसी। वैसे ही अर्जेंटीना और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन बाहर के देशों में अभी बहुत सारे देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, मॉनेटरी क्राइसिस चल रहे हैं। तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो ध्यान रखें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो हैं, मीडियम टर्म आउटलुक उनका बहुत अच्छा नहीं रहेगा अगर उनके एक्सपोर्ट से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब ये है अगले दूसरे सेक्टर के बारे में, और ये इसका रिलेशन है, आप कह सकते हैं, मॉनसून से और हमारे वेदर से। अब वेदर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट्स पर। आप देखिए, मौसम बदलता है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न भी बदल सकता है उससे। ये कह रहा है कंपनीज फील द हीट ऑफ एन अनयूजुअल समर। तो अनयूजुअल समर रहा है यहाँ पे। क्या? सबसे पहले अनसीजनल रेन बहुत ज़्यादा रहा है, हाई नंबर ऑफ हीट वेव्स ये भी बहुत ज़्यादा रहे। तो इससे बिजनेस साइकिल जो है काफ़ी चेंज हो गया है। अब देखिए, बिजनेस साइकिल क्या है, कुछ बिजनेसेस का साइकिल होता है। जैसे अगर आप वेडिंग प्लानर हैं तो आप शादी के सीज़न में आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ज़्यादा रेवेन्यू होगा, राइट। एंड शादी के सीज़न में कुछ दिक्कतें आ जाए, जैसे लॉकडाउन लग जाए, तो आपका बिजनेस पूरी तरीके से हिंडर हो जाता है। वैसे ही आप देखेंगे गर्मियाँ ज़्यादा होने से एसी की कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज को ज़्यादा फायदा होना था, राइट। लेकिन अब अनयूजुअल रेंज आए हैं, इसकी वजह से जो एसी बेचने वाली कंपनीज हैं, इनका जो साइकिल था, जो पैसा कमाने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था पूरे साल का, वो हिंडर हो गया यहाँ पर। तो वैसे ही और डिस्कस करते हैं हम आगे। आप देखेंगे नॉर्थ में अनसीजनल रेन रहा है काफ़ी, और ईस्ट और साउथ में आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली हाई नंबर ऑफ हीट वेव डेज रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम वेदर वेगरीज, आप देखेंगे जो इराटिक इवेंट्स हैं, इसकी वजह से बिजनेस साइकिल जो है अलग अलग सेक्टर्स का काफ़ी अफेक्ट हो गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर, बेवरेजेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये 3 सेक्टर ध्यान रखिए। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो इवन अगर आप पावर जनरेशन और कोल माइनिंग को देखें तो इनको भी अपना पूरा प्लान चेंज करना पड़ा डिमांड साइकिल की वजह से। अलग अलग पार्ट्स जो थे हमारी कंट्री के, क्योंकि वहाँ अलग अलग एकदम एक्सट्रीम वेदर हो रहा था। तो देखिए, हाईएस्ट इंपैक्ट कहाँ गया है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे। ऑफ कोर्स आप टमाटर के रेट्स देख रहे हैं, राइट। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्योंकि आप देखेंगे कि प्राइसेस ऑफ सेवरल समर स्टेपल्स, जो समर के जो क्रॉप्स होते हैं, हम कहते हैं, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे ही वाइट गुड सेक्टर को देखेंगे अगर आप, तो समर अंडरवेलमिंग रहा है, तो उनके प्रोडक्शंस जो हैं रिकॉर्ड हीट के, वो अलग रहे हैं, और जो अभी आए हैं, जो रियल में जो मौसम रहा है, वो बिल्कुल अलग रहा है। अब देखेंगे डिमांड कोल के लिए ड्रॉप हो गया, कोलाज, कोल्ड ड्रिंक्स 27% ड्रॉप हुआ है, एसीज के लिए ड्रॉप हो गया। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप सेक्टर की बात करें, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज जैसे कि बेवरेज फर्म्स, जिनका सबसे ज़्यादा सेल ही समर में आता है, वो पूरे साल वेट करते हैं कि समर में हम पैसे कमाएंगे। टेम्परेचर इतने ड्रॉप हो गए अनसीजनल रेन की वजह से कि इनकी वैल्यू जो है सेल्स की 27.6% डाउन होगी अप्रैल जून क्वार्टर में, जो कि बहुत ही नेगेटिव बात है, आप देखिए, इन कंपनीज के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे पेप्सी, इसने रिकॉर्ड किया है लो सिंगल डिजिट ग्रोथ सेकेंड क्वार्टर में, सिंगल डिजिट ग्रोथ, वो भी समर में। आप ये सोचिए, गोदरेज अप्लायंसेस, उसको प्रोडक्शन ही कट करने पड़ गए अपने, क्योंकि इन्वेंट्री इतना बढ़ गया। अब देखिए, अगर आप सामान बना कर रख रहे हैं और वो बिक नहीं रहा, तो खाली ये लॉस नहीं है कि वो बिक नहीं रहा, आपका लॉस ये देखिए कि आपको उसको इन्वेंट्री में रखना होता है, जिसे मेंटेन करना होता है। एक वेयर हाउस में आप रेंट पे करते हैं, पावर, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ पे करते हैं, एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं। तो वहाँ अगर सामान रखा हुआ है इतने दिन तक, तो वो भी कॉस्ट ऐड होता जाता है वहाँ पर। तो इसीलिए उनको अपना प्रोडक्शन ही कट करना पड़ा, क्योंकि इन्वेंट्री इतनी जमा हो गई। विजय सेल्स, इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को कहा कि उनके रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स, जो कह सकते हैं कि ऑफ शेल्फ बिक जाते हैं समर मंथ्स में, वहाँ पे ड्रॉप आई है सेल्स में 15% की। तो आप कह सकते हैं मई में अच्छा पिकअप था, मई में मौसम अच्छा, गर्मी थी अच्छी खासी, लेकिन जून में क्योंकि मानसून आया, सारी चीज़ें चेंज हो गई। वैसे यूनियन पावर मिनिस्टर ने एंटिसिपेट किया था कि रिकॉर्ड हाई डिमांड होगा अप्रैल से जून, और पहले से ही प्रिपेयर भी कर लिया था हमने। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे आर्टिकल आ रहे थे कि इस बार समर में बिजली की बहुत शॉर्टेज रहने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वैसे ही आप देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से और अनएंटिसिपेटेड वेदर की वजह से हेल स्टॉर्म आए, रेन हुआ, बहुत एक्सट्रीम रेन हुए। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि क्लाइमेट जो है रिलेटिवली कूल रहा समर के मंथ्स में, राइट। तो यहाँ पर कूलर वेदर की वजह से जो डिमांड थे मिल्क प्रोडक्ट्स के, जैसे कि लोग बटर मिल्क बहुत लेते हैं गर्मियों में, आप छाछ बहुत पीते होंगे, उन पर भी काफ़ी अफेक्ट कह सकते हैं बड़ा इफेक्ट हुआ। तो इस तरीके से खाली वेदर की वजह से इतने सारे इम्पैक्ट्स हुए हैं अलग अलग जगहों पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।